नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज से हमने आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की एमसीक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस DSSB 2024 जिसका एग्जाम संभावित जून के महीने में प्रपोज्ड है, उसकी तैयारी के लिए आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन लाएंगे। प्रत्येक वीडियो डेली लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिक्स सेक्शन के रहेंगे। और हां दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हां दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज से जुड़ना न भूलें। क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस के साथ साथ में अगर आप किसी भी स्टेट में आरपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्कूल लेवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, पवन ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पता है कि विंड मिल जो होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें पवन चक्कियां जो होती हैं विंड मिल्स, उनमें हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है, द विंड स्पीड इज वाइटल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पादन होगी। बिल्कुल, विंड मिल का मतलब है कि जितनी ज्यादा हवा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये सही है, हमें गलत ढूंढना है। नंबर सेकंड, पवन चक्की के ब्लेड हवा की दिशा में झुके होते हैं। बर्नौली थ्योरम जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं वो हवा के डायरेक्शन में अलाइन करें। इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा, टरबाइन जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहां थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। जनरली सामान्यतः हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। परंतु ध्यान से देखिएगा, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर आनी चाहिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कारण क्या होगा, आपको पता है कि हवा की मदद से ब्लेड्स जो होती हैं वो रोटेट करती हैं, तो उनमें वेग होता है। और आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज। अब यांत्रिक ऊर्जा से तो हमें यह पता चलता है कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। नहीं, आप कहोगे ब्लेड्स गति करते हैं, जिसके कारण ब्लेड्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुआ। चौथा, पुरानी पवन चक्कियों में पवन ऊर्जा का उपयोग शारीरिक कार्य करने के लिए किया जाता था, जैसे अनाज कुचलने में, यानी ग्राइंडिंग के पर्पज से इसका यूज किया जाता था। किसी ट्यूबवेल में से पानी को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता था। यह सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्री तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिक्विड जो है वो गर्म महासागरों द्वारा उबाला जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइडल एनर्जी की। मैं थोड़ा डीपली कंसेप्ट समझाऊं आपको। मैं बात कर रहा हूं यहां पर टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी यानी ज्वार भाटीय ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो ओशियन है हमारे पास में, जैसे ये महासागर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के किसी भी आप ओशियन के अंदर में जाके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करोगे। ओशियन में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए जरूरी क्या है? ये जो सतह है, सरफेस जो है, यहां का टेम्परेचर T1 कह दिया, और ये जो बॉटम है यानी नीचे का जो भाग होता है, नीचे का भाग कितना? 2 किलोमीटर तक का, लगभग 2 किलोमीटर गहराई तक की हम बात करते हैं। यहां का तापमान हो गया T2। इन दोनों सतहों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी T1 माइनस T2 का जो वैल्यू है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तभी आप कह सकते हो कि ओशियन में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी।
देखिए दूसरी चीज, अब आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सन रेज जो हैं, वो सीधी सतह के ऊपर गिरती हैं। अगर सतह के ऊपर गिरेंगी तो इसका मतलब सतह का जो पानी है वो अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म होगा। और सूर्य की किरणें 2 किलोमीटर गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसका मतलब नीचे का जो भाग है वो ठंडा पानी का होता है इसमें, ठीक है। अब इस गर्म पानी का फायदा हम क्या उठाते हैं, अमोनिया जो होता है, इस अमोनिया को इसके ऊपर में छिड़कते हैं। अमोनिया छिड़कने से क्या होगा, ये जो अमोनिया है वो वेपर्स की फॉर्म में बनेगा, यानी वाष्प बनता है। तो ये हमारे पास में होगा अमोनिया वाष्प, यानी अमोनिया वाष्प। अमोनिया जो है वो इस गर्म पानी की सहायता से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और ये जो वाष्प होती है इनकी सहायता से हम टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब देखिए 2 किलोमीटर नीचे के पानी को रोटेट करते हैं। अब रोटेट करने से क्या होगा, अमोनिया की वाष्प ने टरबाइन को घुमा दिया। अब ये जब ठंडा पानी ऊपर आएगा, यानी ये वाला जो पानी है ये टॉप सरफेस पे जब पहुंचता है, इस अमोनिया को संघनित कर देता है। इसका संघनन होता है, कंडेंसेशन, यानी वापस जो वाष्प है उसको जल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। तो क्या चीज हुई, सतह की गर्मी के कारण अमोनिया को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, टरबाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। साथ में नीचे के ठंडे पानी को ऊपर लाते हैं तो अमोनिया की वेपर वापस अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बार बार अमोनिया छिड़कने की जरूरत नहीं है, इसी का रिसाइकलिंग करते हैं। अब बच्चा बोलता है कि सर इसमें से कौन सा हमारे पास में आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन दे रखा देखिए, अस्थिर तरल, यानी परिवर्तनशील लिक्विड। अस्थिर क्यों बोला है, परिवर्तनशील। वोलाटाइल का मतलब नीचे के पानी को ऊपर लाते हैं, ऊपर के पानी को नीचे ले जाते हैं, रोटेट करते हैं। इससे समुद्रीय ऊर्जा जो होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में कन्वर्ट करते हैं। 12वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला कह रहा है अभिसारी लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और आप लोगों को डिटेल से थ्योरी के अंदर मैं बता चुका हूं कि उत्तल लेंस जो होगा उसका एफ बी प्लस होता है, और पी जो है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, प्लस होगी। तो ये कह रहा है कि अभिसारी लेंस की क्षमता, पावर जो है वो धनात्मक होती है। तो सही कह रहा है ये। सेकंड कह रहा है अपसारी लेंस, तो दूसरा आ गया आपके पास में डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है जिसे आप अपसारी कहते हो, अपसारी लेंस जो लाइट को बिखेरता है, इसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसे आप अवतल लेंस कहते हो, अवतल लेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं कि एफ की वैल्यू नेगेटिव होती है और पी की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, नेगेटिव। तो दूसरे में कह रहा है कि अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सीधी सी बात है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको ये बताना सही कौन सा स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन ना तो एक सही है ना दूसरा सही, गलत, केवल एक सही। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रंध्र जो पहले अन्य पदार्थों की तरह लोहे और निकल को आकर्षित करने के सक्षम पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी यहां थोड़ा फोकस कीजिए, नेचुरली अकरिंग स्टोन्स की बात कर रहा है, यानी प्रकृति से सीधे मिलने वाले वो पत्थर जो निकल और आयरन इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। मैग्नेट्रॉन्स ये लेबोरेटरी में बनते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। दूसरा लोडस्टोन, लोडस्टोन जो है वो नेचुरल मैग्नेट होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है जो लोहे और निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी तो इसको मान सकते हैं। आगे मैग्ना स्टोन्स, मैग्ना स्टोन्स नेचुरली अकरिंग होते हैं परंतु आयरन और निकल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तीसरा एल्डरसन, ये किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है। आप कहोगे नेचुरली अकरिंग स्टोन जो निकल और आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं लोडस्टोन।
लोडस्टोन के बारे में ध्यान से सुनिए, इसको हम प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है जो लोहे और निकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, रदरफोर्ड के प्रयोग में एक अल्फा कण प्रयोग में कुछ कण पतली सोने की पन्नी के नाभिक द्वारा किस नियम से प्रतिकर्षित होते हैं? आप लोगों ने रदरफोर्ड का नियम पढ़ा है, उसमें बेसिक डिटेल क्या है? ये गोल्ड फॉइल होती है हमारे पास में, इसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण पत्र। इस पे क्या किया जाता है कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, तीव्र गति से अल्फा कण जो होते हैं उनकी बौछार की जाती है, ऐसे इस टाइप से। अब मैं आपसे कहूं कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनका चार्ज Q1 इज इक्वल्स टू डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है He2 पॉजिटिव, और जो भी आपने गोल्ड फॉइल ली है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको मैं बोल सकता हूं +Ze। अब देखिए, जैसे ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरते हैं तो तीन तरह की घटनाएं बनती हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ जो नाभिक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आते हैं एक्यूट एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो रिबाउंड हो जाता है वापस, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है, और दो आवेश जब एक दूसरे के साथ में कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो इस घटना को समझाया जाता है कूलाम के नियम में, यानी डी ऑप्शन जो है वो 15वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष में की? तो सबसे पहले तो एक छोटी सी बेसिक डिटेल आपको समझनी जरूरी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जिसे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हो। ईएमआई का मतलब ये मत समझ लेना कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, महीने की जो किस्त आती है, नहीं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये कहा जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब, इसको हम कहते हैं विद्युत, ये हमारे पास में आ गया चुंबकीय, और इसको हम कहेंगे प्रेरण। सबसे पहली चीज कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? अगर किसी भी कुंडली में, अगर किसी भी कॉइल में, कुंडली में निरंतर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जावे, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित किया जावे, परिवर्तित किया जावे, लगातार किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो इसके कारण अगर उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो, तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दो चीजें दिमाग में रखना, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर ये माइकल फेराडे ने बनाया था और ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, 1818 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था ओरेस्टेड, इस ओरेस्टेड के प्रयोग का प्रतिलोम है, प्रयोग का विपरीत है, उत्क्रमणी है। यानी ओरेस्टेड ने कहा था करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और माइकल फेराडे ने कहा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट जनरेट करता हूं। अब बात आती है कौन से वर्ष में हुई थी ये घटना? 1831 ईस्वी के अंदर की घटना है। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 900 ग्राम का एक ठोस घन, कोई भी एक पदार्थ है 900 ग्राम का, जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, लेंथ दे रखी है आपको, इसमें पानी में तैरता है, घन का कितना आयतन बाहर होगा? तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। ये मान लिया आपने, आपके पास में पानी है, इस प्रकार से वाटर बना दिया आपने। अब आपसे कह रहा है कि इसमें किसी ना किसी क्यूब की बात करते हैं हम, इसमें ये घन जो है, ये क्यूब ऐसे है, ऐसे, इस प्रकार से ये क्यूब बना देते हैं।
सवाल ये कह रहा है कि पानी के अंदर में जब मैं इस घन को डालता हूं तो कितना भाग पानी के बाहर होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ये हमारे पास में है वाटर, ये जो है पानी, और आपको पता है कि पानी का घनत्व, डेंसिटी जो होती है वो MKS में होती है 1000 और CGS में होती है 1, जिसको आप कह सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा कहे सर आपने इसको CGS में क्यों दिया है? ऑप्शन CGS में दे रखे हैं, वैल्यूज भी आपको CGS के अंदर में दे रखी है, तो मैं CGS यूज करूंगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है ये जो पिंड हमारे पास में है इसका द्रव्यमान M जो दे रखा है वो है 900 ग्राम, ठीक है। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपके पास में हो गई 10 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हम एक छोटी सी चीज करेंगे, ये जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है, अब सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब हमने इस क्यूब को अंदर डाला तो सबसे पहली चीज कि जैसे ये क्यूब अंदर गया तो आपको पता है कि पानी को डिस्प्लेस करेगा। आपको पता है कि जब हम किसी पदार्थ को पानी के अंदर डालते हैं तो वो पदार्थ क्या करता है, पानी को विस्थापित करता है। तो 900 ग्राम का जो क्यूब है उसने कितने वॉल्यूम के पानी को डिस्प्लेस किया, हटाया उसने। हम यहां पर लिखेंगे 900 ग्राम पिंड द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, यानी पानी की वो वॉल्यूम जो ये 900 ग्राम का जो पिंड है वो हटा रहा है। तो आपको पता है कि आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में होगा द्रव्यमान डिवाइडेड बाय घनत्व, डेंसिटी। द्रव्यमान कितना है, 900 ग्राम हो गया। डेंसिटी आपके पास में कितनी है, 1, पानी की, क्योंकि पानी का निकाल रहे इसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कट गया, ये आ जाएगा आपके पास में 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटा रहा है। अब हम बात करेंगे कि जिस क्यूब को हमने लिया है उसकी वॉल्यूम कितनी है। ये तो हो गई पहली चीज, तो हम कहेंगे घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको पता है इसकी साइड दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप खुद देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब उस क्यूब का वॉल्यूम है, उसमें से 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जितना पानी हटा रहा है, इसका मतलब ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में है ये क्या है, ये आपके पास में है टूबे घन का आयतन, इतना क्यूब जो है वो पानी के अंदर है। अब बाहर कितना होगा, दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, तो हम कहेंगे बाहर घन का आयतन, यानी कितने वॉल्यूम का क्यूब बाहर होगा। आप कहोगे सर 1000 में से 900 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास में 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 100 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, ये आएगा आपके पास में बी ऑप्शन। सिंपल सा तरीका है, जितने मास की चीज आप पानी में डाल रहे हो उसके बराबर पानी का वॉल्यूम निकाल लो और उस वॉल्यूम को उस पिंड के वॉल्यूम से माइनस कर दो, तो इतना भाग ऊपर है और इतना भाग क्या होगा, नीचे होगा। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का लाभ नहीं है, यानी कौन सा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी उसका बेनिफिट, एडवांटेज नहीं है। देखिए सबसे पहला क्या कह रखा है, जब परमाणु स्रोत से बिजली का उत्पादन किया जाता है तो कोई अपशिष्ट गैस उत्पन्न नहीं होती है। एक चीज देखिए, इसको थोड़ा सा फोकस करें, हम पहले ऑप्शन की बात करें, हम इसमें न्यूक्लियर प्लांट के अंदर में किसी चीज को जलाया नहीं जाता, पहले मैं आपको ये बताऊं, यानी दिमाग में क्लियर रखें कि न्यूक्लियर प्लांट जो होता है इसमें किसी बायोमास को यानी किसी अपशिष्ट पदार्थ को जलाते नहीं है। अब जब जलाओगे ही नहीं तो आपको पता है कि उससे कोई गैस नहीं निकलेगी। न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है कि यूरेनियम 235 92 इसका विखंडन होता है, एक बनता है बेरियम, एक बनता है क्रिप्टॉन, 3 निकलते न्यूट्रॉन और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। इसका मतलब
यूरेनियम वाले नाभिकीय रिएक्टर में कभी भी किसी गैस का उत्सर्जन नहीं होता। गैस का होगी जब कोयला जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, वहां कोई जल नहीं रहा है, पहली चीज। हानिकारक विकिरणों के रिसाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है रेडिएशन का लीक होना, यानी हानिकारक विकिरणों का लीकेज तो होता है परंतु कोई गैस नहीं निकलती। अब आपसे पूछ रहा है इसमें फायदा कौन सा नहीं है, तो पहला कह रहा है कि गैस निकलना, दूसरा कह रहा है कि विकिरणों का रिसाव होना। तो आपको यह बताना है कि जो इसमें बेनिफिट नहीं है, यूज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका कोई यूज नहीं है। तो पहला कह रहा केवल दो, दूसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों, तीसरा कह रहा ना तो एक ना दो, और ये हमारे पास में कह रहा केवल एक। तो देखिए, लाभ नहीं है। अब रेडिएशन निकलना कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो ड्रॉबैक हो गया। तो आप कहोगे ए ऑप्शन जो है हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर 18वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कह रखा है? पहला, 40 वॉट 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध, इसका जो रेजिस्टेंस है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000, 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर की तुलना में अधिक होता है। तो पहले स्टेटमेंट की जांच कर दे। दो चीज दे रखी है आपको, एक तो दे रखा बल्ब, बल्ब की पावर रेटिंग आपके पास में है 40 वॉट, और वोल्टेज जो दे रखा है वो आपके पास में है 220, और एक साइड में बात कर रहा है हीटर की। हीटर की पावर रेटिंग आपके पास में है 1000 वॉट का, और ये कह रहा है कि वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय हो गया 40, जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको काटोगे 11, 2 बन गया, इसको काटोगे 110। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारे पास में 1210 ओम। ठीक है, अब सेम तरीके से हीटर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे ही निकलेगा। इसको आर डैश कह देता हूं, ये बन जाएगा आपके पास में वी स्क्वायर अपॉन पी। वी की वैल्यू है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप कहोगे ये कैंसिल आउट हुआ इससे, ये कैंसिल आउट हुआ इससे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 484 डिवाइडेड बाय 10, यानी 48.4 ओम। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि बल्ब का रेजिस्टेंस इसकी तुलना में अधिक होगा, तो बल्ब का रेजिस्टेंस हीटर के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब ये सही कह रहा है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हुई। दूसरा कह रहा है कि 100 वॉट 220 वोल्ट का लैंप अधिकतम इतना करंट झेल सकता है। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना करंट झेलेगा। तो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता I इंटू पी, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इसमें? 100। P जो हमारे पास है वो 220, कैंसिल आउट हो गया। इसको काटो 2 से, 5 हो गया, और ये बना 11। कैंसिल आउट करोगे तो पॉइंट लग गया, क्या बन गया? 50। तो ये बन जाएगा आपके पास में 4, और 44 हो गया 6, 60 बचा, तो ये बना आपके पास 5 एम्पियर। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस बल्ब में से 0.45 एम्पियर करंट जा रहा है, और ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 0.45 एम्पियर करंट झेल सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच की, इसका मतलब ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हुए। तो ये देखिए, लास्ट में छुपा के रखा हुआ है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आंखों में प्रवेश करने से पहले प्रकाश की मात्रा को डैश के साथ पुतली के छिद्रों को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों को पता है कि ये हमारी ह्यूमन आई होती है। इस ह्यूमन आई के अंदर में यहां पर लेंस होता है, और इसके आगे की साइड के अंदर में देखना, ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं आइरिस। तो आइरिस जो होता है, इसकी मदद से लाइट को कंट्रोल किया जाता है। जब आपने देखा होगा, आप धूप में जाते हो तो आपकी जो पुतलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जब आप छांव में आते हो तो वो फैल जाती हैं। लाइट को कंट्रोल करने वाला जो कैंडिडेट है आपकी आंखों में, वो कौन सा है? आइरिस। तो 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों।